कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि जो हिंदी माध्यम है, हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके संबंध में कि जो असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम है, उसके बारे में डिटेल जानकारी एक ही वीडियो में बता दिया जाए। तो इसमें मैं ये डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी माध्यम से जो हैं, वो उनके लिए भी एक थोड़ा-सा ना उनको लगता है कि क्या ये चैलेंजिंग है, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो हम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। ये कोई मायने नहीं रखता है आपका लैंग्वेज। आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखो, जैसे आप कान्हा जोशी को देखो जो 21 में हैं, 2021 में, उनका 16th रैंक था हिंदी माध्यम से। और हिंदी आप उनके मॉक इंटरव्यू देखो या उन्होंने जो कुछ बोला है, उनके साथ ज़ूम सेशन, मीटिंग्स है, आप उनको देखो। वो प्रॉपर तरीका से अच्छे से डिस्कस किए हैं, डील किए हैं और उनके इंटरव्यू में 116 मार्क्स मिला था, ठीक है? तो आप ये है कि चीज़ों को सबसे अच्छा है, ज़्यादा तरीके से समझो उसको, सही तरीके से समझो और एक फ़ियर आपके मन में नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में फ़ियर होता है, आपके मन में एक फ़ियर रहता है, ठीक है ना? तो जो भी सिचुएशंस आपको लगता है कि हम मिस कर रहे हैं, जहाँ भी आपको लगता है कि हमें थोड़ी कमी है, आप उसको दूर करने की कोशिश करो। अब देखो, हिंदी माध्यम में हो, आप सोचो पेपर 1 में कोई फ़र्क पड़ता है? तो जो वो 250 मार्क्स का है पेपर 1 उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पेपर 2 आपके 80 मार्क्स हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके पास चॉइस है। इंटरव्यू में जब आप देखें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनको 116 मिला, 116 सबको नहीं मिलेगा, लेकिन आप अच्छे तरीके से करोगे 100 मिलेगा, 110 मिलेगा, 105 मिलेगा, माध्यम मायने नहीं रखता है। आपके कितनी आपकी पकड़ है उस एग्ज़ाम में, उस विषय पे, सब्जेक्ट पे, तब वो जो है, वो सारी चीज़ें ये समझना है, इसको देखना है। तो असिस्टेंट कमांडेंट जो एग्ज़ामिनेशन है, वो आपका एक 3 स्टार ऑफिसर आप होते हो। 3 स्टार ऑफिसर का मतलब है जो इंसिग्निया है, ठीक है? तो कंधे पे आपके जो हैं 3 स्टार लगते हैं। ठीक है? तो कंधे पे आपके 3 स्टार रहते हैं। ये नहीं है कि आप एक 3 स्टार होते हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं या आपके जो डीजी होते हैं, वो आपके 3 स्टार। तो वो 3 स्टार वो उनका जो होता है कॉलर पे लगता है या उनके गाड़ी में। लेकिन आपका इंसिग्निया जो कंधा पर है, सितारे जो हैं वो पट्टी जो कंधा पर रहता है उसमें आपके 3 स्टार होंगे। अब एक डिप्टी एसपी जो है स्टेट का, वो डिप्टी एसपी भी आपके 3 स्टार ऑफिसर होते हैं, ये सेम। लेकिन ये डिप्टी एसपी जो हैं स्टेट का, पहले आप असिस्टेंट कमांडेंट को भी डीवाईएसपी, डिप्टी एसपी कहा जाता था। तो वो जो उस समय शुरू में हुआ करता था असिस्टेंट कमांडेंट का भी, तो वो डिप्टी एसपी बोला जाता था, लेकिन अभी असिस्टेंट कमांडेंट लंबे समय से बोला जा रहा। तो ये जो है डिप्टी एसपी स्टेट के, वो भी 3 स्टार हैं, आप भी 3 स्टार। ये भी गेस्टेड हैं, आप भी गेस्टेड। लेकिन ये ग्रुप बी का जॉब है, ठीक है? ग्रुप बी। और इनका पे स्केल भी आपसे कम है। और असिस्टेंट कमांडेंट का जो होता है ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर, डैगो आप बोले जाते हो, डायरेक्टली अपॉइंटेड गेस्टेड ऑफिसर ग्रुप ए, ठीक है? तो इसमें अब लेकिन इसमें हम ये डिस्कशन और डिबेट में नहीं जा रहे हैं कि किसके पास पावर। देखो ग्राउंड लेवल पे ये मानो कि एक डीवाईएसपी है, तो उसके पास ज्यादा पावर होता है, क्योंकि आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हो। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट में है, हाँ, अब आप असिस्टेंट कमांडेंट होते हो, तो असिस्टेंट कमांडेंट से जब डिप्टी कमांडेंट बनते हो या असिस्टेंट कमांडेंट के ड्यूरेशन में भी आपकी जो डेपुटेशन है, वो स्टेट में हो सकती है, ये होती है। जैसे डिप्टी कमांडेंट आप यदि बन गए, तो डिप्टी कमांडेंट बन गए, तो आप डीवाईएसपी जो है वो ये सॉरी डिप्टी कमांडेंट हो तो एएसपी बन सकते हो आप स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है? तो आपका जो होता है कि कुछ टाइम के लिए आप यहाँ भी आ सकते हो, बट रियल पावर में यदि देखा जाए तो स्टेट का जो डीवाईएसपी है उसके पास ज्यादा पावर है। लेकिन पे स्केल वाइज और रैंक वाइज आप लिटिल बेटर में हो, ठीक है? तो हम इस डिस्कशन डिबेट में नहीं जाएंगे, हर पर्सन का अपना अपना चॉइस होता है, ठीक है? ये एग्जाम के बारे में बताना हमारा काम है। पे स्केल जो है वो आपका 56,100 बेसिक पे है। उसके बाद डीए आपका ये मिला करके, तो मान के चलो अभी जैसे ट्रेनिंग में रहोगे तो 80+1000 आपका ये मिलेगा, ठीक है ना? तो 80+1000 आपके बनेंगे। फिर आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो फिर वो एक्स्ट्रा आपके होते हैं और फिर एवरी टाइम आपका बढ़ता जाता है। तो हम उसके ज्यादा ये नहीं जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ मायने नहीं रखता।
अब जैसे लास्ट जो हम कपल ऑफ ईयर्स में देखें, तो 2018 जो था उस ईयर में वैकेंसी हाईएस्ट नंबर था। तो 2018 में आपके वैकेंसी जो है 466 थे। तो 2018 को हम हटा करके देखते हैं, इसी वजह से कट ऑफ वगैरह में भी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। 2019 में देखो तो वैकेंसी शायद 323 या कुछ ऐसे ही थी। ठीक है, तो इसमें से 323 के करीब थी। 2020 में आपकी जो वैकेंसी थी वो 209 शायद थी। ठीक है ना, तो ये आपका 2021 में ये लोएस्ट वैकेंसी इधर था, तो ये आपका 171। और 2022 में इनिशियली वैकेंसी 253 था, तो फिर वो घट करके 233 हो गया था। और 2023 में वैकेंसी थोड़ा कम, इनिशियली 323 आया था, फिर बढ़ा ये जो भी 320 या समथिंग, जो भी अभी शायद 359 है। ठीक है, तो ये आपके 6 ईयर के ये वैकेंसी है। अब 20 जो आपके 4 हैं उसमें कितनी वैकेंसी आएगी ये हम अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपके 5-6 ईयर्स में ये वैकेंसी, तो ये एक्सेप्शनली हाई था। ठीक है, अदरवाइज देखा जाए और ये आपका लोएस्ट था। तो इसमें से चूंकि अब 2023 में 359 टोटल हो गया, तो मे भी हो सकता थोड़ा कम रहे, मतलब, बट ये मान के चलो कि 250 के आसपास रहना चाहिए। अब यदि आप एग्जाम देखते हो तो 2 पेपर होते हैं, उसके हम आगे सिलेबस और बुक लिस्ट ये सब देखेंगे। तो 2 पेपर हैं। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, 4 चॉइसेस, एवरी क्वेश्चन। तो 125 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, 250 मार्क्स, और 1/3 निगेटिव, यानी कि एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स यदि मिल रहा तो 0.66, ये तो 0.67 कह सकते हो, वो निगेटिव, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होगा तो 2 नंबर आपके माइनस होंगे। ये जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपके सब्जेक्टिव हैं कन्वेंशनल राइटिंग, आपको 4 ऐसे लिखना है, तो 4 × 20, तो ये 80 मार्क्स के। 2 आर्गुमेंट लिखना है, तो 2 × 20 आपके ये 40 मार्क्स। 2 आपके जो हैं वो रिपोर्ट लिखने हैं, तो 2 × 10, तो ये 20 मार्क्स। 1 आपके आरसी हैं, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, तो ये आपके 20 मार्क्स। प्रेसी राइटिंग है, तो प्रेसी राइटिंग आपके 15 मार्क्स। और ग्रामर जो है आपके 25, टोटल ग्रामर और वर्ड पावर मिला करके एक तरह सेंटेंस वगैरह बनाने। इसमें आपके पास चॉइस है, आप जिस भी लैंग्वेज में हो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन बाकी अदर कंपोनेंट्स जो है वो ओनली इंग्लिश ये करना है। तो ये मान करके चलो कि आप कुछ भी ये करते हो तो आपको इंग्लिश बेसिक्स जानना होगा। अब हम यदि कट ऑफ के बारे में देखें, तो कट ऑफ कुछ जैसे हम 2018 को हटा देते हैं। 2018 को इस वजह से कि वहां वैकेंसी 466 था और पेपर का लेवल थोड़ा टफ भी था, तो उसमें कट ऑफ जो था वो जनरल कैंडिडेट का 280 था। अब 280 बहुत कम होता है ना, लेकिन हम 2019 से देखते हैं, तो 2019 से जनरल कैंडिडेट का ही हम देखते हैं। पेपर 1 का ये पेपर 1 यहाँ मान के चलो, और ये पेपर 1+2 यानी रिटन टोटल, और यहाँ आपका फाइनल। तो 2019 में पेपर 1 में जो था 117.60, 201 टोटल, और ये रिटन का, और 318 आपका फाइनल। 2020 यदि हम ले तो इसमें 117.34, रिटर्न आपका 205, और फाइनल आपका 325। अब ये देखो, जो आपके 21 है, तो 21 में आपके 138, 226 और 345, ठीक है। और ये आपका 22, तो 22 में 135.08 और 221, और ये 345। अब इसमें से देखो 2 मार्क्स कम कर दो, ठीक है ना, 2 मार्क्स कम कर दो, क्योंकि रिजर्व लिस्ट में जितने भी है ना इसमें 2 मार्क्स कम कर दो, लेकिन फिलहाल हम इसी को रखते हैं। अब ये देखो, इसमें यदि 300, ये 201 और 318, डिफरेंस कितना हुआ? 117। इसमें डिफरेंस कितना है? 120। इसमें डिफरेंस कितना है? 119। इसमें डिफरेंस कितना है? 124। इसका मतलब है कि यदि जस्ट आप रिटेन में बॉर्डर पे होते हो, तो आपको जैसे 117, 120, 119, 124, यानी कि 120 के क्लोज या 115 के ऊपर मार्क्स लाना पड़ेगा। इन ईयर्स में यदि देखा जाए, ये 2 ईयर है, इसमें हाईएस्ट इंटरव्यू में 103 था, इसमें हाईएस्ट इंटरव्यू में 120 था, इसमें हाईएस्ट इंटरव्यू में 130 था।
लेकिन ये एक्सेप्शनल बंदे को ही कुछ को मिलता है। तो सोचो इस ईयर में 2019 और 2020 में हाईएस्ट इंटरव्यू में लाने के बावजूद भी जो बंदा एकदम बॉर्डर पे है उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो ध्यान रखना है कि जितने भी आपके कट ऑफ हैं उससे मिनिमम 10% ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। जैसे यहाँ 201 है तो इसमें से 10% ऐड कर दो तो 2 आपके 21 हो रहे हैं, मतलब ये समथिंग। तो वैसे ही हमेशा ध्यान रखो कि आपका जितना भी, लेकिन इसमें 20% एक्स्ट्रा करोगे तो वो आपके कंफर्टेबल होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट जो है ये आप सिलेबस देखो। तो लिखित परीक्षा इस ढंग से होगा। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वालों को हमने मतलब हिंदी वालों को भी हमने बनाया हुआ है, लेकिन फिर से बोला था तो सारे हमने डिटेल में एक ही में कर दे रहा हूँ। लिखित परीक्षा किस ढंग से होगा, तो लिखित परीक्षा संघ लोक सेवा यूपीएससी आपका करवा रही है, ठीक है ना, की जाएगी, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 2 घंटे की अवधि और प्रश्न पत्र 2 जो है 3 घंटे की अवधि। तो यानी कि जो एमसीक्यू वाला है वो उसमें आपका 2 आवर्स मिलेगा और जो आपका कन्वेंशनल पेपर है उसमें 3 आवर्स मिलेगा। तो सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता ये जो पेपर 1 है उसमें 250 मार्क्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एमसीक्यू 4 ऑप्शंस वाले होंगे, ठीक है, जिसमें प्रश्न पत्र हिंदी और के साथ साथ अंग्रेजी में भी होंगे, तो इसमें लैंग्वेज का कोई मायने नहीं रखता है। और जो आपके प्रश्न पत्र 2 है यानी कि जो आपका पेपर 2 है उसमें सामान्य अध्ययन, निबंध और अपठित गद्यांश कम्प्रिहेंशन, इसके 200 मार्क्स का होगा। तो इसमें निबंध को अंग्रेजी या हिंदी में लिखने का विकल्प की अनुमति होगी, और किंतु और अदर चीजें जो है वनली इंग्लिश में लिखोगे। तो ये हमने बता दिया आपको कि 80 मार्क्स जो है आप हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन 120 जो मार्क्स है उसको वनली आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। अब ये नोट है, टिप्पणी मीन्स नोट आपका, ठीक है। नोट नंबर 1, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रश्न पत्र 2 के प्रश्न उत्तर विभिन्न संगठकों के लिए दाता की ऊपर वर्णन किया गया है आयोग द्वारा अनुमत माध्यम में ही लिखें। प्रश्न पत्र में अनुमत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर लिखने के लिए कोई स्टे नहीं दिया जाएगा। यानी आपने यदि हिंदी फॉर्म भरते वक्त चूज किया है तो आपको हिंदी में ही आंसर लिखना होगा। आंसर का मतलब है कि जो 80 मार्क्स का जो ऐसे है वो, और बाकी जो कंपोनेंट है ओनली इंग्लिश में लिखना है, तो वहां तो चॉइस ही नहीं है, आप हिंदी में लिख दोगे तो 0 मार्क्स। ठीक है, तो जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है उसी में आपको करना है, लेकिन जो 120 मार्क्स वाला है वो तो हर हाल में आपको इंग्लिश में ही लिखना है। नेक्स्ट है नोट 2, उम्मीदवारों को निबंध लिखने का माध्यम उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट करना होगा। ठीक है, निबंध के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा यदि उम्मीदवार उपस्थिति सूची और उत्तर पुस्तिका में उस माध्यम से भिन्न माध्यम दर्शाता है जिसमें उसने निबंध लिखा है। तो आपको जो अटेंडेंस सीट है उसमें भी वो चीज लिखना है और कॉपी में भी वही लिखना है। नेक्स्ट है नोट 3, प्रत्येक प्रश्न पत्र में अलग अलग न्यूनतम अर्हक अंक होंगे। देखो जो हमने आपके 2019 में जैसे बताया ना कि आपके 117.60 आपका पेपर 1 में चाहिए, और टोटल का माइंड रिटेन जो था 201 था, और फाइनल आपका ये 318। तो जो अभी पहले से डिटरमिन जो पेपर 2 का सिर्फ होता है, पेपर 2 में जो है मिनिमम 50 मार्क्स लाना होगा। लेकिन 50 मार्क्स एग्जैक्ट ला करके तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है ना। लेकिन फिर भी जैसे किसी ने पेपर 1 में बहुत अच्छा ले आया है, लेकिन फिर भी पेपर 2 में मिनिमम वर्स्ट केस में आपको 50 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ये प्रश्न पत्र जो एमसीक्यू है उसमें उम्मीदवारों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड निगेटिव ये मार्किंग दिया जाएगा, यानी 1/3 ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका 1/3 काटा जाएगा। और गलत उत्तर देखो, एक से अधिक उत्तर दोगे तो इवन इफ वो सही है तब भी आपका वो गलत माना जाएगा। मान के चलो 2 ऑप्शन आपने चूज कर लिया, 2 ऑप्शन चूज कर लिया, लेकिन उसमें से एक ही सही होगा, बट आपने मोर देन वन चूज किया, भले उसमें सेलेक्ट सही भी ऑप्शन किया तब भी वो गलत ही माना जाएगा। लेकिन आपने सोल्व भी नहीं किया तो कोई मार्किंग कट नहीं किया जाएगा। अब इसमें से जो आपके क्या क्या पढ़ने हैं डिटेल में, तो पेपर 1 में जो है इस पत्र में ऑलरेडी हमने बताया कि 125 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच, 1/3 निगेटिव। तो इसमें आपके ये सिलेबस निम्न क्षेत्र से होंगे। सामान्य मानसिक योग्यता, इसमें आपका तार्किक विवेचना यानी कि लॉजिकल रीजनिंग एक तरह से ये है, मैथमेटिक्स होगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस जो आपका है, तो उसमें आपका सामान्य जागरूकता, यानी कि जो भी जैसे होता है ना कि सूरज पूरब में क्यों उगता है, या जो सनलाइट विवजियोर है, ठीक है ना,
सूर्य का प्रकाश जो है वो 7 रंगों से बना हुआ है। सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पे आने में कितना देर लगता है, ठीक है? ये फिर जैसे केमिस्ट्री में आप देख रहे हो कि सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे, ये एसिड रेन क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, या फिर सपोज डायमंड क्या है, ग्रेफाइट क्या है, ये सब आपको जनरल ये जानना है, ठीक है? वैज्ञानिक प्रकृति यानी कि नेचर के बारे में, नए क्षेत्र जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और बायोटेक्नोलॉजी एवं इन्वायरमेंटल साइंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित वैज्ञानिक घटनाओं के दैनिक प्रेक्षण की समझ एवं मूल्यांकन के परीक्षण हेतु तैयार किए जाएंगे। यानी जनरल आपकी साइंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर, जो भी कुछ हो रहा है इसमें, जैसे कल्चर, संगीत यानी म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन आपका, सोशल और डेवलपमेंटल इश्यूज, ठीक है, मुद्दों होगा, ठीक है, उद्योग, इंडस्ट्री, आपका कॉमर्स, ग्लोबलाइजेशन और राष्ट्रों के बीच पारस्परिक प्रभाव जैसे व्यापक क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से संबंधित उम्मीदवारों के जागरूकता का परीक्षण किया जाएगा। यानी कि जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे करंट अफेयर्स में जो चीजें चल रही है उसके बारे में आपको जानना होगा। नेक्स्ट आपका है भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था यानी कि पॉलिटी और इकोनॉमी। पॉलिटी और इकोनॉमी को जो यूपीएससी इसमें है साथ में करती है, सिलेबस में देती है। इन प्रश्नों से उम्मीदवारों को देश की राजनीतिक व्यवस्था तथा भारत के संविधान, सामाजिक व्यवस्था और लोक प्रशासन, भारत में आर्थिक विकास सहित इसके सूचकों, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों और एवं मानवाधिकार के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। जैसे जो भी कुछ हो रहा, मान के चलो कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, जो इसराइल और फिलिस्तीन में चल रहा है प्रॉब्लम, तो इन सारे चीजों को आपको वर्क करना पड़ेगा, इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा जो भी हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में जो कुछ है वो वही आपको ये करना है, वो सारी चीजें, ठीक है। फिर कोई भी मान के चलो हमारा इंटरनेशनल इश्यूज कोई भी बनते हैं पॉलिटी से संबंधित या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कुछ चेंजेस होते हैं, या भारत का कहीं मान के चलो कहीं वोटिंग किया, कहीं किसी एम्बेसडर के साथ कुछ न्यूज ऐसा सिचुएशन होता है तो उसके बारे में। फिर इंडियन हिस्ट्री, तो ये आपके जो इंडियन हिस्ट्री में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं के विषयों से संबंधित होंगे। इसमें राष्ट्रवाद की प्रगति और स्वतंत्रता आंदोलन, देखो इसमें एक्चुअल में डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न ये सब पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एक तरह से कला के संबंध में सो डिफरेंट एग्रीकल्चर सिस्टम है, सोसाइटी है, फिर आपका नेशनलिज्म एंड इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। देखो अब ये कपल ऑफ ईयर्स में देख रहे हो कि हर सब्जेक्ट को इक्वली, जैसे इसमें 3 पार्ट जो आपका एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न है, यानी कि जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तो मोर और लेस तीनों में सेम वेटेज दिया जा रहा। कभी कभी देखोगे कि पहले जैसे ना मॉडर्न जो है आधुनिक भारत उसमें ज्यादा वेटेज दिया जाता था, लेकिन आजकल वो सिचुएशन नहीं है, सब में आपको करना है। नेक्स्ट है आपका भारत एवं विश्व का भूगोल, तो ये इसमें आपका भूगोल से संबंधित भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से संबंधित, और जो आपका मैप है, जो मानचित्र है, उसके संबंध में चीजों को जानना होगा। नेक्स्ट आपका पेपर 2 का, तो हमने ऑलरेडी बोले कि पार्ट 1 में जो है उसमें से जो है ये आप ऐसे जो लिखोगे वही सिर्फ आप हिंदी में लिख सकते हो, और बाकी जो है तो ये ऐसे निबंध प्रकार के प्रश्न जिसमें अभी 4 ऐसे लिखना होता है, 6 टोटल रहता है, 6 में से 4 आपको लिखना है, तो 4 × 20, तो ये 80। तो जिनके उत्तर लंबे वर्णनात्मक रूप में हिंदी या अंग्रेजी में दिए जाने हैं, तो ऑब्वियसली आप हिंदी माध्यम से हो तो हिंदी में दोगे। कुल 80 अंकों के होंगे। निर्देशात्मक विषय हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, विशेषतया स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और मानवाधिकार मुद्दों की जानकारी तथा विश्लेषणात्मक योग्यता। भाग ख में अपठित गद्यांश, ठीक है, यानी रीडिंग कम्प्रिहेंशन, सारांश लेखन, प्रेसी राइटिंग और अन्य संचार और भाषा कौशल, जिनके उत्तर केवल अंग्रेजी में दिए जाने हैं, 120 अंक के होंगे, ठीक है ना। अपठित गद्यांश है सारांश लेखन, प्रतितर्क विकास यानी काउंटर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट लिखना, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और सामान्य व्याकरण और भाषा परीक्षण के अन्य पक्ष, ठीक है। अब ये बुक लिस्ट है, ठीक है, बुक लिस्ट, बुक लिस्ट, तो बुक लिस्ट में ये हिस्ट्री, हिस्ट्री में देखो जो आपके भारतीय जो इतिहास के कुछ विषय भाग 1, 2 और 3 है, यानी कि थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो पार्ट 1, 2, 3 एनसीईआरटी वाला है क्लास 12th का, उसको करना है। फिर भारतीय कला का परिचय 11th वाला को ज्यादा डिटेल में करना है, और 12th वाला को थोड़ा मतलब इजी में भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन दोनों को करना है। फिर आप ये तो एकदम इसेंशियल है, ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण है।
इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। इसके अलावा आपके पास टाइम बचता है, आपका इंटरेस्ट है, तो आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, या फिर इसको, या तो देखो ई पढ़ो, ये तो मैंडेटरी है ही है, इसके अलावे या तो ये पढ़ो या फिर ये पढ़ सकते हो, आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र वाला, या तो ये पढ़ो या ये पढ़ो, ठीक है ना। और मध्यकालीन भारत का इतिहास सतीश चंद्र, और प्राचीन भारतीय इतिहास आर एस शर्मा, ठीक है। और परीक्षा में पूर्व पूछे गए पूर्व वर्ष के प्रश्न, यानी प्रीवियस ईयर पेपर तो हर हाल में आपको लगाना ही होगा। नेक्स्ट ये आपका राज्य व्यवस्था पॉलिटी जो है, तो लक्ष्मीकांत का भारतीय राज्य व्यवस्था अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार एनसीईआरटी क्लास 11, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत क्लास 11 का पेपर 2 में ये बहुत ज्यादा उपयोगी होगा, और पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीति, ये पेपर 2 में आपका इंपॉर्टेंट होगा। और समकालीन वैश्विक राजनीति, ये आपकी इंटरेस्ट है तो अदरवाइज इससे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बाकी को थोड़ा देख लो। नेक्स्ट आपका है विज्ञान, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। तो एनसीईआरटी का जो है विज्ञान में क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक, और क्लास 12 का जो जीव विज्ञान है उसका जो चैप्टर 8 से 16 तक, ठीक है। और लूसेंट का जीव विज्ञान वाला जो आपका लूसेंट का जो जीके है, जीके जो कंबाइंड वाला आता है, उसमें से साइंस वाला पोर्शन कर सकते हो। या इन किसी को भी नहीं करना चाहते हो, मान के चलो इनको किसी को नहीं करना चाहते हो, तो एक लूसेंट का सामान्य विज्ञान एक स्पेशल बुक आता है, तो सिर्फ इसी को कर सकते हो, या तो आप इसको कर लो, इसको, या फिर इसको कर लो, ठीक है, दोनों में से काम चलता है। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी जो है, एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 11 जो है, ये देखो ये एक्चुअल जनरल है, लेकिन यदि आप 6 से 10 तक नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप इसको करो, एनसीईआरटी क्लास 11 का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत का भौतिक पर्यावरण, क्लास 12 का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, और मैप एवं एटलस, ये जरूरी। देखो ये मैंडेटरी है, आप ये चाहो 6 से 12 तक ऐसे हमने दिया है, तो 6 से 10 तक आप स्केप कर सकते हो, ठीक है, 6 टू 10 तक आप स्केप कर सकते हो, लेकिन आपका यदि वीक है तो आप ये कर सकते हो। कुछ चीज के लिए आप लूसेंट का जीके देख सकते हो और करंट डेटा, और एनसीईआरटी के बाद आप चाहो तो महेश बर्नवाल का भूगोल किताब पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं। फिर आपका अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में आपका जो है इकोनॉमी है, तो एनसीईआरटी क्लास 9 का ये बेसिक है, जस्ट 4 चैप्टर्स हैं। तो फिर ये आपका आर्थिक विकास की समझ क्लास 10, इसमें 5 चैप्टर्स हैं, तो बहुत इजी है। तो इसको एक तरह से कहानी के तौर पे इन दोनों को पढ़ना है। एक्चुअल में आपका स्टार्ट होगा जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास क्लास 11 का, और क्लास 12 का जो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, और लूसेंट जीके का भारतीय अर्थव्यवस्था वाला भाग, और फिर बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और सरकारी योजनाएं जब बजट आ जाएगा, करंट अफेयर्स इकोनॉमी में ज्यादा पूछा जाता है, और पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र ये तो मैंडेटरी है ही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो आपका मैथ वाला ये पार्ट है, तो मैथ वाला पार्ट में आर एस अग्रवाल का गणित और रीजनिंग बुक, और सीएपीएफएसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको, और सिविल सेवा परीक्षा जो है सीसेट जिसको आप बोलते हो, तो सीसेट वाला प्रीवियस ईयर पेपर 10 ईयर्स का वो लगा लो। देखो एक तो यह ना आर एस अग्रवाल वाले को देख लो, गणित और रीजनिंग वाला को थोड़ा। दूसरा ये है कि इस सब पर मैं डिटेल और अलग अलग से सेपरेट में ये करूंगा। और बाकी 10 ईयर्स के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर, उनको आप सोल्व करो, ठीक है, जो असिस्टेंट कमांडेंट वाला और जो सिविल सर्विसेज वाला सीटेट है उसका भी। पेपर 2 के लिए रे एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, यश चांद पब्लिकेशन जो है, ठीक है, यश चंद पब्लिकेशन, ये यश चांद पब्लिकेशन। ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर जो है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, स्टूडेंट फ्रेंड ये। और न्यूज़पेपर का संपादकीय अनिवार्य है। देखो आप हिंदी माध्यम से हो तो रेगुलर रूप से हिंदी वाला डेली पढ़ो, लेकिन सप्ताह में कम से कम 2 दिन अंग्रेजी वाला भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें हमने आपको डिस्कस किया कि असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन क्या है। इसमें आप एक डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर बनते हो, और ये ग्रुप ए का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रुप ए का, आप डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर हो। दो ये प्रीवियसली जो पहले हैं इसको डीवाईएसपी कहते थे, लेकिन स्टेट का डीवाईएसपी जो है वो ग्रुप बी का जॉब है, और आपका ग्रुप ए का है। पावर के संबंध में डायरेक्ट जब फील्ड में होते हैं तो ऑब्वियसली बात है डीवाईएसपी के पास एक्स्ट्रा पावर होता है। अब ये इसमें डिबेट और डिस्कशन में नहीं जाना है, आपको जो करना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देना देखना है, ठीक है। और यूपीएससी एग्जाम देती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कुछ ऐसे हुए हैं
जो इस एग्जाम में भी क्वालिफाई कर जाते हैं, सिविल्स में भी क्वालिफाई कर जाते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पता चला कि इसमें नहीं क्वालिफाई किए और सिविल्स में क्वालिफाई कर जाते हैं, ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखा जाए तो जो 2023 का जो सिविल सर्विसेज है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई हैं, वो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं। और एवरी टाइम ऐसा होता है, मे भी कुछ सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे जैसे 21 में जिनका देखो 75 रैंक था, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम में फर्स्ट रैंक उनका आ गया। तो वंस जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, और आपका एग्जाम जो है ऐसा है कि पेपर वन में आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे तो सिविल्स वाले से भी टफ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन हाँ एग्रीगेट पेपर का एनालिसिस करो तो सिविल्स वाले से ये इजी होता है। अब पेपर टू में देखो 3 घंटे में आपको 4 ऐसे लिखना है, 2 आर्गुमेंट लिखना है, 2 रिपोर्ट लिखना है, 1 आपका आरसी सोल्व करना है, 1 आपका प्रेसी करना है, और प्लस ग्रामर। तो 3 घंटे में बहुत सारी चीजों को करना है। फिर जब इसको क्वालिफाई होते हो तो आपको फिजिकल और मेडिकल में भी भाग लेना है। ठीक है, फिजिकल और मेडिकल। फिजिकल में आपके क्या है कि एक तो आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए, मेल है तो 165 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर। फिर मेल है तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, विद मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। फिर ठीक है, वेट आपका होना चाहिए मिनिमम, सारी चीजें ये है। फिर उसके बाद यदि देखा जाए तो आपके मेल है तो 4 इवेंट्स आपको फेस करना पड़ता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। तो वो क्या है, 100 मीटर वो आपके 16 सेकेंड में, फीमेल है तो 18 सेकेंड में। 800 मीटर मेल है तो 3 मिनट 45 सेकेंड, फीमेल है तो 4 मिनट 45 सेकेंड। फिर लॉन्ग जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप तो मेल है तो आपके जो 3.5 मीटर, फीमेल है तो 3 मीटर। और जो शॉर्ट पुट है 7.26 kg वाला, तो उसको यदि मेल को सिर्फ करना है तो 4.5 मीटर आपको ये करना है। वंस आप यदि ये का पार्ट, तो पहले रिटेन आप क्वालिफाई किए 450 मार्क्स का। जब रिटेन क्वालिफाई कर गए तो आपको फिर डीएएफ फील करना है। डीएएफ फील हो गया तो आपको फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। वंस आप फिजिकल मेडिकल कर गए, उसका कोई क्वालिफाइंग, कोई बस क्वालिफाइंग है, उसके कोई मार्क्स नहीं है। फिर आप पर्सनालिटी टेस्ट में जाओगे इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट यूपीएससी बोलती है तो 150 मार्क्स का होगा, तो यानी 450 प्लस 150 टोटल 600 का होगा। और जो लास्ट 5 ईयर्स का हमने मेन लिस्ट वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे 345 आपके 22 में, 22 और 21 दोनों में आपके 345 थे। और जब रिजर्व लिस्ट को इंक्लूड करोगे तो 2 नंबर कम कर लो तो 343। फिर आप 2020 में देखो तो वो आपके 325, और 2019 में देखोगे तो 318। तो अब ये मान करके चलो कि मोर और लेस जो वैकेंसी यदि 250 के क्लोज रहता है और पेपर उसी, तो ये मान कर चलो 350 आपको लाना है। तो ये चीज ना सोचो कि हम हिंदी माध्यम से हैं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। आप सिलेबस को समझ जाते हैं, आप बहुत सारे वीडियोज वगैरह मैंने डाले हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स और ये सारी चीज। उसके बाद आपको लगता है कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। टेस्ट सीरीज वगैरह भी जो है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, 28 जनवरी से आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। या आपको चाहिए कुछ सपोर्ट, गाइडेंस, पेड चीजें, या पेड नहीं भी आपके कुछ क्वेश्चंस क्यूरी होते हैं, तो आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू। ये कंटिन्यूअस जर्नी रहेगा, चलते रहता है।